हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे हैं जीरोथ लॉ और कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर की। ठीक है, आज हम समझेंगे टेम्परेचर क्या है और थर्मोडायनेमिक्स में जीरोथ लॉ क्या है। वैसे ये फर्स्ट और सेकंड लॉ के बाद में आया है। पहले फर्स्ट लॉ आया था, उसके बाद में सेकंड, उसके बाद में ये जीरोथ लॉ आया था। ठीक है, और उसके बाद थर्ड लॉ। तो हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट की। विदाउट टेम्परेचर हम इस पर भी नहीं जा सकते, और अगर हम टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं तो हम ये लॉ बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। क्योंकि जब साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था तो फर्स्ट लॉ पहले आया था, क्योंकि एनर्जी का कंजर्वेशन चल रहा था। इतने सारे लॉज थे, उनको कलेक्ट करके एक थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ दे दिया गया, जिसको आप बोलते हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो ये जो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये ओनली टेम्परेचर से रिलेटेड है और एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन से रिलेटेड है। ठीक है, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, वो टेम्परेचर उसका अगर सेम होगा, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा, तो वो थर्मली इक्विलिब्रियम में होगा। और अगर कोई सिस्टम, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से थर्मली इक्विलिब्रियम में हो, तो इसका मतलब है कि उनका दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। लेकिन ये स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब चेंज होती है तब टेम्परेचर डिफर कर सकता है, बट वो दोनों सिस्टम थर्मली इक्विलिब्रियम में ही होंगे। ठीक है, तो देखते हैं टेम्परेचर क्या है। ठीक है, टेम्परेचर, व्हाट इज टेम्परेचर, व्हाट इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, सो टेम्परेचर इज ए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। अच्छा, बेसिक बता देता हूँ इसका कि कोई भी सोच सकता है कि टेम्परेचर क्या होगा, कैसे हम टेम्परेचर को फील कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, क्या कंडीशन होगी अगर हम फील ही नहीं कर पाए तो कैसे उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर इज ए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की, ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल। कोई भी मटेरियल या फिर सब्सटेंस होगा, उसकी क्या है, एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, विच टेल्स, क्या बताता है हमें, विच टेल्स अबाउट दैट सिस्टम इज हॉट और कोल्ड, सिस्टम इज हॉट और कोल्ड। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि अगर सिस्टम थर्मली इक्विलिब्रियम में होगा, या फिर एक स्टेट है अपनी टेम्परेचर की, उस स्टेट को चेंज नहीं कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या होगा, टेम्परेचर वो थर्मली इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, और वी कैन से, या बोल देते हैं इन अदर वर्ड्स द टेम्परेचर इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी which tells about hotness और कोल्डनेस। ये क्या बताता है कि कोई पदार्थ कितना गर्म है या कितना ठंडा है। ठीक है, ये उसकी स्टेट को डिफाइन करता है, और ये भी कह सकते हैं कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका टेम्परेचर। अब हम चलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। अब इस लॉ पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमें इक्विलिब्रियम समझना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम क्या होता है। मान लो कोई सिस्टम है जिसका टेम्परेचर T है, कोई सिस्टम है A, इसका टेम्परेचर एक टाइम पे T है, पर्टिकुलर टाइम पे। हम इसको कुछ टाइम बाद फिर से ऑब्जर्व करते हैं लेटर टाइम पे, तब भी इसका टेम्परेचर क्या होता है, T ही होता है। अब ये थर्मली इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन क्या होगी, अगर ये सिस्टम बाहर की दुनिया से या फिर सराउंडिंग से, सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर सेम होगा, तो ये सेपरेटली ये सिस्टम क्या होगा, थर्मली इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम हो जाता है कि
कोई भी क्वांटिटी या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है तो वो क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी, साम्यावस्था में होगी। और अगर ऐसे ही हम थर्मल इक्विलिब्रियम में जाते हैं, पहला हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी है उसका टेम्परेचर T है, ठीक है, किसी टाइम मान लो T इज इक्वल टू 0 पे T टेम्परेचर है, उसके बाद में हमने देखा कि मान लो इसका T1 टेम्परेचर था, अभी इसका T2 है, इसने कुछ इंटरेक्शंस की किसके साथ में, सराउंडिंग के साथ में। ये सिस्टम है, इस सिस्टम ने सराउंडिंग के साथ में कुछ इंटरेक्शन की, हीट दिया, हीट लिया या फिर कुछ भी किया, ठीक है, कुछ वर्क डन हुआ होगा या हीट का ट्रांसफर हुआ होगा, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब हुई होगी या हीट एमिट हुई होगी। तो उन इंटरेक्शंस के बाद में एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पे ये सिस्टम सराउंडिंग के साथ में क्या होगा, आपका थर्मली इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब जो बाहर का टेम्परेचर T2 है, जो ये किसके टेम्परेचर के इक्वल होगा, सराउंडिंग के टेम्परेचर के, ठीक है, सराउंडिंग का टेम्परेचर और इस बॉडी का टेम्परेचर सेम होगा, और यही क्या होगी, आपका थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। ओके, दूसरा क्या होता है, दूसरा है आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, इस इक्विलिब्रियम में क्या होता है, अगर मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है, इस पे कोई फोर्स लग रहा है, मान लो इधर से लग रहा होगा, इधर से लग रहा होगा, या इधर से लग रहा होगा, किधर से भी लग रहा होगा, बट जो F रेट है, F नेट, टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन दिस बॉडी इज इक्वल टू 0। अगर टोटल फोर्स इस पे 0 है तो ये क्या होगा, मैकेनिकली इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। ऐसे ही आपका, अच्छा यहाँ पे फोर्स अगर 0 होगा तो इसकी कुछ एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है, और अगर कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स होगा ये, तो क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए क्या होता है, F इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ U, और यहाँ पे U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। आई होप ये आपको सबको पता होगा, बेसिक सी बात है, ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम की। केमिकल इक्विलिब्रियम, इसका काम सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में ही होता है, ठीक है, कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मान लो कोई सिस्टम है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स N1 है, टेम्परेचर इसका T1 बोल देता हूँ, वॉल्यूम इसका V1 है, ठीक है। अब ये सिस्टम सराउंडिंग के साथ में या किसी दूसरे सिस्टम के साथ में अगर कोई इंटरेक्शन कर रहा है तो उस इंटरेक्शन में ये या तो हीट देगा या हीट लेगा, ठीक है, या तो टेम्परेचर का ट्रांसफर करेगा या फिर क्या कर लेगा, अगर ये पार्टिकल्स भी ट्रांसफर कर दे, नंबर ऑफ पार्टिकल ट्रांसफर अगर कर देता है तो हम क्या बोल देंगे कि यहाँ पे मान लो इसने कुछ पार्टिकल Dn पार्टिकल इसने ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, सराउंडिंग के साथ में। मान लो ओपन सिस्टम था, ठीक है, सिस्टम के भी कई टाइप होते हैं, इसको हमने ओपन सिस्टम ले लिया, तो ये ओपन सिस्टम है तो एनर्जी भी ट्रांसफर कर सकता है और साथ में नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है, हीट भी ट्रांसफर करेगा और मास एनर्जी भी ट्रांसफर करेगा। तो अगर ये Dn पार्टिकल कर देता तो यहाँ से N1 माइनस Dn यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे। बट ये एक टाइम ऐसा आएगा जिस पर ये क्या करेगा, सराउंडिंग के साथ में या किसी अदर सिस्टम के साथ में क्या होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम में होगा। उस टाइम पे इसके पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। ये था आपका इक्विलिब्रियम। अब हम बात करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर ये दो चीज़ें जब हमने समझी तो इन दो चीज़ों की के बाद आती है आपकी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये सीख लिया तो ये भी आ गया, इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो ये सिस्टम, ये लॉ हमें क्या बताता है, पहली बात तो ये लॉ फर्स्ट और सेकंड लॉ के बाद में आया। जो थर्मोडायनेमिक्स से फर्स्ट और सेकंड लॉ है उनके बाद में ये, मतलब उसके बाद में लोगों ने सोचा कि ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये बताता है कि कोई बॉडी, मान लो बॉडी ए, ठीक है, ये कोई सिस्टम है ए और एक सिस्टम ले लिया मैंने बी। ये दोनों सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम सी के साथ में थर्मली इक्विलिब्रियम में है। कैसे हैं, थर्मली इक्विलिब्रियम में। मान लो इसका टेम्परेचर टी ए है और इसका टेम्परेचर टी बी है, ओके। इसका बोल दिया मैंने टेम्परेचर टी बी थाई और इसका टेम्परेचर टी सी। ये दोनों सिस्टम ए और बी सेपरेटली सी के साथ में थर्मली इक्विलिब्रियम में हैं, तो सिस्टम ए और बी भी क्या होंगे, ऑटोमेटिकली टी ए इज इक्वल टू टी सी, ठीक है, सॉरी टी सी नहीं टी बी। मतलब इस सिस्टम का टेम्परेचर इस सिस्टम के टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा, ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, थर्मली इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, ठीक है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लो आपका कोई दोस्त है, ठीक है,
या फिर दो बंदों का दोस्त एक ही है सिंगल, एक बंदे के साथ में दो बंदों की दोस्ती होगी अलग अलग, वो एक दूसरे को नहीं जानते, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोस्त का दोस्त दोस्त ही होता है। तो जो दोनों बंदे थे जिन्होंने अलग अलग उस बंदे से दोस्ती की थी, तो वो भी क्या हो जाएंगे, दोस्त हो जाएंगे। तो यही आपका रियल लाइफ एग्जाम्पल, ठीक है, यही आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है। अभी आप, अच्छा इसको कैसे, एक ये आपकी बात होगी कौन सी बुक की डेफिनेशन वाली। अगर मैं बोल दूं क्या एक सिस्टम ऐसा है और एक सिस्टम यहाँ है, दो सिस्टम मान लियो मैंने ले लिए ए और बी, क्या ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं? जबकि ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे से इनका कोई कांटेक्ट नहीं है। मैं इन दोनों के बाहर एक इंसुलेटिंग वॉल डाल देता हूँ, ठीक है, इंसुलेटिंग वॉल, जिसका एक भारी भरकम सा नाम दे रखा है एडियाबेटिक वॉल। ओके, अगर ये वॉल इन दोनों सिस्टम के बीच में सेपरेटली कर देते हैं, तो सिस्टम ए और सिस्टम बी अनंत काल के लिए, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम के लिए टेम्परेचर ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ ए, प्रेशर ऑफ ए डज नॉट चेंज, एंड टेम्परेचर ऑफ बी, वॉल्यूम ऑफ बी और प्रेशर ऑफ बी, ये क्या होंगे, ये सारे के सारे जो थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर हैं सिस्टम ए एंड सिस्टम बी के लिए, दोनों के लिए, ये दोनों के दोनों कभी चेंज नहीं होंगे अगर हमने इसको इंसुलेटिंग वॉल से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन में तो डायरेक्ट लिख देते हैं वैसे कि जीरोथ लॉ का स्टेटमेंट यही है, इफ टू सिस्टम्स A and B are in thermal equilibrium with the third system या with third system C, अगर दोनों के दोनों सेपरेटली क्या है, इनके साथ में थर्मली इक्विलिब्रियम में है, देन system A and B will be in thermal equilibrium, ओके। तो क्या होगा अगर ये दोनों सिस्टम सेपरेटली C के साथ में थर्मली इक्विलिब्रियम में है, विच मीन्स टेम्परेचर ऑफ A इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ B एंड टेम्परेचर ऑफ B इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ C, ठीक है, देन A एंड B विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। और मैंने क्वेश्चन पुट किया कि क्या ये दोनों सिस्टम थर्मली इक्विलिब्रियम में है? बिल्कुल है, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन अगर इसको देखते हो तो आप मतलब इन दी बॉक्स हो, अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाली चीज़ भी प्योरली ट्रू है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि टू systems A and B can be in thermal equilibrium, even if they have different temperature, प्रोवाइडेड दैट, उनके बीच में क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या है कि आपकी जो वॉल है वो नॉन कंडक्टिंग या एडियाबेटिक वॉल होनी चाहिए, नॉन कंडक्टिंग या एडियाबेटिक वॉल होनी चाहिए, ठीक है। इवन इफ दे हैव डिफरेंट टेम्परेचर, प्रोवाइडेड दैट wall between them, the walls between them are non-conducting, ओके। ये आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं खास। हाँ, एक अगर स्टैटिस्टिकल पैरामीटर से देखना चाहो इसको कि स्टैटिस्टिकल में क्या अलग हो सकता है, तो वहाँ पे एक बीटा पैरामीटर डिफाइन करते हैं, ठीक है। बीटा क्या है, एक थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर। बीटा की वैल्यू होती है 1/kBT, और बीटा की जो डायमेंशन होती है, डायमेंशन क्या होती है इसकी, एनर्जी की डायमेंशन होती है,
ठीक है। डायमेंशन इसकी एनर्जी की होती है, आपने एक फॉर्मूला और देखा होगा, डेल अपॉन डेल्टा ई ओमेगा, सॉरी एल एन ओमेगा ई, जहाँ पे ओमेगा ई क्या है, ओमेगा ई है नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स corresponding to एनर्जी ई, ठीक है। सो ये था आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है ये, ठीक है। डिफरेंट जैसे मैकेनिक्स में भी, क्वांटम मैकेनिक्स में भी, या फिर कहीं भी मैकेनिक्स में आप जाके देखोगे किसी भी टाइप में, फिजिक्स केमिस्ट्री या कहीं भी, तो दुनिया के जितने भी कंजर्वेशन लॉज थे एनर्जी के, उनको सब को कलेक्ट करके थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नाम दे दिया गया, ठीक है। तो ये बेसिकली है क्या, सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो वही बात है कि एनर्जी नादर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो एनर्जी को हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही ख़त्म कर सकते हैं, तो इसमें भी कंजर्वेशन ही है। बट यहाँ पे जो कंजर्वेशन है वो हीट और वर्क डन में डिफरेंट सिस्टम्स में और डिफरेंट इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो जब ये लॉ दिया गया तो यहाँ पे हीट और वर्क डन और इंटरनल एनर्जी सिस्टम की, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन दिया गया जिसको आप बोलते हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं उसी रिलेशन की क्या बात है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ओके, यही एक एक्सप्रेशन था जिसमें जो हीट है वो इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में कन्वर्ट हो रही थी। या तो उस हीट से क्या होगा, या तो कोई वर्क डन होगा सिस्टम के द्वारा, या फिर क्या होगा, उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, ठीक है। अब चेंज हो सकता है, नेगेटिव चेंज हो सकता है, पॉजिटिव चेंज हो सकता है, वो बातें बाद में करेंगे, ठीक है। तो इसका जो पोस्टुलेट है, वो पोस्टुलेट क्या है, हीट एंड एनर्जी can be converted mutually। हीट और एनर्जी क्या कर सकते हैं, एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं, ठीक है। एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, यही क्या है, इसका पोस्टुलेट है। दूसरा, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। तो ये इसकी मेन दो पॉइंट हैं इसके, और ये इसका बेसिक सा फॉर्मूला है, इनफाइनेटिसिमल चेंज इन हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो एक जो इसका फेमस स्टेटमेंट है और वहीं से इस लॉ की शुरुआत होती है थर्मोडायनेमिक्स में, उसकी बात कर लेते हैं। ये तो पोस्टुलेट थे इसके कि क्या क्या अभिधारणाएं ली गई थी इस लॉ के लिए। अभी हम बात कर रहे हैं इसके स्टेटमेंट की, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ, स्टेटमेंट क्या होगा, देखो इसका स्टेटमेंट ऐसे हो सकता है कि मान लो हमने किसी भी सिस्टम को हमने कुछ हीट दिया। अगर हम किसी सिस्टम को कुछ हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो हीट या तो मतलब हीट क्या करेगी, या तो उसकी एनर्जी बढ़ा देगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगी। अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ा रही है तो वर्क डन नहीं होगा, या हो भी सकता है, ठीक है। या फिर सिस्टम क्या करेगा, उस एनर्जी से, उस हीट से कुछ काम करेगा। इसको बेसिक बात से इस तरीके से भी समझ सकते हैं हम कि मान लो अब मेरे पास 100 रुपये हैं, ठीक है, और वो मैं आपको दे दूँ। अब वो 100 रुपये आप उससे क्या क्या कर सकते हो, दो काम कर सकते हो। या तो 100 रुपये आप अपनी जेब में डाल सकते हो और अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा सकते हो, खुद ही खुश हो जाओगे कि मेरे पास 100 रुपये हैं। या फिर आप क्या कर सकते हो, वो 100 रुपये किसी और को दे सकते हो, या कुछ उसका लेके किसी और को दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप या तो उसको लेके अपनी जेब में डाल लो तो आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर आप 100 रुपये किसी और को दे रहे हो तो मतलब आप कोई काम कर रहे हो, तो वर्क डन कर रहे हो। दूसरा, आप 50 रुपये रख सकते हो, 50 रुपये दे सकते हो, तो वो भी क्या है, मतलब आप वर्क डन भी कर रहे हो और क्या कर रहे हो, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ा रहे हो। तो बेसिक सी बात है, हीट गिवन टू द सिस्टम इज यूज्ड टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड सम पार्ट ऑफ इट या रिमेनिंग पार्ट ऑफ इट इज यूज्ड टू वर्क डन बाय द सिस्टम। या तो सिस्टम कोई काम करेगा या फिर उस एनर्जी को क्या करेगा, अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर लेगा, ठीक है। तो देखो, हीट गिवन टू द सिस्टम, या ऐसे बोलते हैं इसको इनफाइनेटिसिमल हीट बोल देते हैं, ठीक है।
if infinitesimal amount of heat is given to the system is used to do some work या फिर ऐसे बोल दे कि to used to increase its internal energy of the system, and remaining part of it is used to do some work done by the system. इसका मतलब जितनी आपने हीट दी है वो हीट क्या है, वो कन्वर्टेबल है इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में। या तो सिस्टम उससे कोई काम करेगा या फिर अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा के मोटा हो जाएगा। ठीक है यही क्या था आपका फर्स्ट लॉ है। तो इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इफ़ वी गिव डी क्यू हीट टू द सिस्टम इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये इसका अच्छा यहाँ पे जो डी यू है वो क्या है, इंटरनल एनर्जी, या इंटरनल एनर्जी नहीं होगा, ये होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके दूसरा होगा आपका डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू वन प्लस डी डब्ल्यू टू। अब यहाँ पे डी डब्ल्यू वन और डी डब्ल्यू टू मैंने दो क्यों लिखे, क्योंकि एक होगा अगर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, ठीक है सिस्टम की वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, अगर सिस्टम की हीट देने से सिस्टम के वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो उस वॉल्यूम को इंक्रीज करने में जो वर्क डन है वो क्या आपका डी डब्ल्यू वन है। सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डी डब्ल्यू वन इज इक्वल टू क्या है, डी डब्ल्यू वन वर्क डन बाय द सिस्टम ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम। दूसरा डी डब्ल्यू टू हम डिफाइन करते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लिए, ठीक है। दूसरा डी डब्ल्यू टू क्या कहता है, ये कहता है वर्क डन बाय द सिस्टम ड्यू टू अदर देन चेंज इन वॉल्यूम, ओके। तो अगर हम वैसे थर्मोडायनेमिक्स में हम गैसियस सिस्टम की बात करते हैं, मैक्सिमम हम थर्मोडायनेमिक्स में गैसियस सिस्टम की बात करते हैं, और ये जो स्टेटमेंट था फर्स्ट लॉ का, ये स्टेटमेंट यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल लॉ है। ऐसा नहीं है कि सिस्टम अगर थर्मोडायनेमिक्स पे ही काम करेगा, ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी काम करता है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल लॉ है, ये कलेक्टिव लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज का, ओके। तो डी डब्ल्यू वन और डी डब्ल्यू टू, अब सॉलिड स्टेट में क्या होगा, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में सॉरी गैसियस सिस्टम के लिए क्या होगा, डी डब्ल्यू टू इज इक्वल टू जीरो होगा। बचेगा अपने पास क्या, डी डब्ल्यू वन, मतलब वो वर्क जो वॉल्यूम को चेंज कर रहा है, जिससे वॉल्यूम चेंज हो रहा है। अगर सिस्टम क्या कर रहा है, अपना वॉल्यूम में एक्सपेंशन कर रहा है, सो विच इक्वल टू डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। और यहाँ पे जो डी डब्ल्यू टू है वो क्या होगा, फॉर गैसियस सिस्टम डी डब्ल्यू टू इज इक्वल टू जीरो, विच इम्प्लाइज डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। यहाँ पे जो डी डब्ल्यू टू है वो गैसियस सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये सॉलिड स्टेट में काम आता है, ठीक है। तो डी वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट इसकी बात कर रहे हैं, तो एक मैं बोल देता हूँ, हाँ जैसे यहाँ पे डी यू है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, ये एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन क्या होता है वो भी बता देता हूँ। देखो, इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट
फंक्शन, इसका क्या मतलब है, विच मीन्स इंटरनल एनर्जी कंप्लीटली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करती है, चाहे पाथ कोई भी हो, पाथ से इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, ये जो स्टेट फंक्शन है इसका और भी कई नाम है, एक है स्टेट फंक्शन, दूसरा इसको बोल देते हैं पॉइंट फंक्शन, और एक इसको बोल देते हैं पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ इंडिपेंडेंट, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट। ओके, ये इसके तीन भारी भारी नाम है। मीनिंग इसका इतना ही है, जैसे मान लो अपन एक प्रोसेस ले लेते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस है, मान लो पॉइंट ए है एंड पॉइंट बी है, यहाँ से कोई प्रोसेस होती है, कोई भी थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस सिस्टम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई इंटरेक्शन करता है। दूसरा ये ले लिया, तीसरा ये ले लिया, चौथा आप ऐसे भी ले सकते हो। ठीक है, मान लो पॉइंट ए से बी तक हम जाते हैं, तो ये पी और वी का कर्व ले लेता हूँ, जो कि थर्मोडायनेमिक्स में फेमस है, पी वी कर्व। इसको भी एक्सप्लेन करेंगे हम आगे। ये क्या है, प्रेशर, और ये है वॉल्यूम। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी आपकी, इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू या डी यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, विच मीन्स डी यू इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए। इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट ए। ठीक है, तो ये एक स्टेट फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। आप इस प्रोसेस के थ्रू जाओ या इस प्रोसेस के थ्रू जाओ, कोई भी प्रोसेस ले लो, किसी भी डिफरेंट पाथ पे अगर लोगे तो सिर्फ पॉइंट ए और पॉइंट बी, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करती है, वही होता है आपका स्टेट फंक्शन। और वैसे स्टेट फंक्शन क्या कौन कौन होते हैं, पी होता है, वी होता है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और केमिकल पोटेंशियल, और क्या होता है इंटरनल एनर्जी या एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, एंट्रोपी भी होता है, एंथैल्पी भी होता है, गिव्स फ्री एनर्जी होता है, गिव्स फ्री एनर्जी भी होता है। ये सारे के आपके स्टेट फंक्शन हैं। ठीक है, और एक होता है नॉन स्टेट फंक्शन या पाथ डिपेंडेंट फंक्शन। ठीक है, पाथ डिपेंडेंट फंक्शन वो होता है जिसमें कोई भी प्रोसेस अगर हो रही है तो वो पाथ पे डिपेंड करेगी, तो उसके एग्जाम्पल में वर्क डन और हीट आएगी। ठीक है, हीट ट्रांसफर और वर्क डन। जैसे वर्क डन जो होता है वो एरिया अंडर द कर्व बोलते हैं हम उसको, है ना। तो इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में ये ही डिफरेंस होगा कि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है और वर्क डन क्या है, पाथ डिपेंडेंट फंक्शन होगा। ठीक है, और हम अब इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करने वाले हैं कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या है। सो फिजिकल मीनिंग या फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी। थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ की हम बात कर रहे हैं, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है। ठीक है, तो पहला तो वही था कि हीट क्या है, एनर्जी में ट्रांसफर हो सकती है और एनर्जी इसकी कंजर्व होती है। ओके, तो फर्स्ट अगर मैं बोलूँ तो क्या है, हीट इज सम फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन ये स्टेटमेंट अपने आप में कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब ये है कि हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी तो है, ठीक है, जैसे वर्क भी फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है, बट वो मैकेनिकल एनर्जी है। ये कौन सी एनर्जी है, ये हीट है, और ये इंटरनल एनर्जी को ट्रांसफर कर रही है और वर्क डन भी कर रही है। ठीक है, या तो इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगी या फिर वर्क डन करेगा सिस्टम। तो हीट एक वे है एनर्जी को ट्रांसफर करने का, तो हम ये कह सकते हैं हीट इज़ अ वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये अपने आप में इनकम्प्लीट है। तो एक बात और, हीट इज अ वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। दूसरा ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है। ठीक है, तो एनर्जी इज कंजर्व्ड इन thermodynamics, which is true for all mechanics or something else thermodynamics। ठीक है, ये कहता है कि थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, एनर्जी क्या है, कंजर्व है आपकी। इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी दोनों क्या होंगी, सेम होगी, कंजर्व होगी। ठीक है, या फिर चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपका इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस था। ठीक है, और
इसके बाद हम इसके लिमिटेशन की बात कर लेते हैं कि फर्स्ट लॉ का लिमिटेशन क्या है, फर्स्ट लॉ की क्या लिमिटेशंस हैं और ये प्रोसेस कैसी कैसी प्रोसेस के लिए मतलब अवेलेबल हो सकता है। तो इसकी एक कमी है, एक लिमिटेशन है जो इम्पोर्टेंट है और वही इंटरव्यू वगैरह में वही पूछा जाता है, ठीक है। और वो है कि ये डायरेक्शन नहीं देता है। क्या नहीं देता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो डायरेक्शन नहीं बताता है कि प्रोसेस किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जा रही है। ओके, अगर मान लो हमारे पास सिस्टम ए है और सिस्टम बी है, ये सिस्टम ए है, ये सिस्टम बी है, ये मान लो इसका टेम्परेचर टी ए है, मान लेता हूँ मैं ये 70 डिग्री सेल्सियस पे है, ये 50 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। और यहाँ पे इसके लिए बोल दिया हमने इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है, ठीक है। तो क्या होगा, फर्स्ट पहले अगर हम देखें तो इसकी एनर्जी क्या होगी, E1 या विदाउट इंटरेक्शन, कोई भी जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा उस इंटरेक्शन से पहले एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी बिफोर इंटरेक्शन। ये सिस्टम है, अभी तक कोई इंटरेक्शन नहीं हुई है, इस इंटरेक्शन के बाद में इंटरेक्शन टोटल एनर्जी क्या होगी, इज इक्वल टू E1 प्लस E2। ओके, अब मान लो कुछ हीट ट्रांसफर हो रही है इधर, ठीक है, और दोनों क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं तो इधर 70 डिग्री सेल्सियस, इधर 50 डिग्री सेल्सियस है, तो इधर क्या होगा, मान लेता हूँ मैं 20 जूल हीट है वो ये E2 को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो दोनों सिस्टम की बोल देता हूँ एनर्जी ऑफ, या फिर टोटल एनर्जी ले लेते हैं, यहाँ भी टोटल एनर्जी ले लेते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं, बाकी एक एक सिस्टम के लिए अलग लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे भी कर सकते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ, टोटल एनर्जी आफ्टर इंटरेक्शंस। तो इंटरेक्शन के बाद में क्या होगी, अगर मान लो E1 ने 20 जूल एनर्जी लूज किया है, ठीक है, 20 जूल एनर्जी ट्रांसफर कर दिया बी को, तो क्या होगा, ये एनर्जी किसकी है, सिस्टम ए की है, प्लस यहाँ होगा E2 प्लस 20 जूल, इसने क्या किया 20 जूल एब्जॉर्ब कर लिया, तब जाके दोनों क्या हो गए, थर्मली इक्विलिब्रियम में आ गए। अब हमने ये प्रोसेस देखी कि हीट का ट्रांसफर हो रहा है थ्रू A टू B। अब अगर इसी को हम उल्टा देखते हैं, ठीक है, इसी सिस्टम को हम उल्टा लेके चलते हैं कि मान लो ये फिर से वही सिस्टम है, टेम्परेचर ऑफ T यहाँ पे क्या है, सिस्टम A है, सिस्टम B है, वो सेम टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस और इधर 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और E1 और E2 इनकी एनर्जी, बट इधर इस बार हीट का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, हीट ट्रांसफर कहाँ हो रही है, इधर हो रही है, एनर्जी में चेंज कहाँ हो रहा है, इधर हो रहा है। अगर यही 20 जूल यहाँ से यहाँ जाता है तो क्या होगा, देखो बिफोर इंटरेक्शन एनर्जी क्या होगी, E1 प्लस E2 सेम होगी, बट उसके बाद में क्या होगा, आफ्टर इंटरेक्शन ये इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है, जहाँ पे हीट का ट्रांसफर हो रहा है थ्रू B टू A। अगर यहाँ से यहाँ जा रही है तो क्या होगा, देखो E1 क्या कर रहा है, प्लस 20 जूल एनर्जी इधर जा रही है, प्लस दूसरा है E2 क्या कर रहा है, लूज कर रहा है 20 जूल, मतलब इस केस का टोटल ऑपोजिट। हम सिर्फ इतना ही देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रोसेस ये पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, ये फाइनल एनर्जी है, ये इनिशियल एनर्जी है, तो फाइनल एनर्जी देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, E1 प्लस E2 आ रहा है, तो यहाँ पे तो क्या आया, चेंज इन एनर्जी 0 आ गया, विच मीन्स du इज इक्वल टू 0। du इज इक्वल टू 0 क्या मतलब है, एनर्जी कंजर्व है, ठीक है, एनर्जी बिफोर इंटरेक्शन एंड एनर्जी आफ्टर इंटरेक्शन बोथ क्या है, सेम है। यहाँ पे अगर देख रहे हो तो क्या हो रहा है, बिफोर इंटरेक्शन E1 प्लस E2 है, बट आफ्टर इंटरेक्शन क्या है, यहाँ भी क्या है, E1 प्लस E2 है, ठीक है। तो अगर ऐसी एनर्जी है अपने पास, हाँ, तो क्या हो रहा है कि ये वाली जो प्रोसेस है, हम देख रहे थे कि प्रोसेस इधर से भी जा रहा है तो भी वही हो रहा है, यहाँ पे कर रहे हैं तो वो भी प्रोसेस सेम जा रहा है, ठीक है, एनर्जी क्या है, कंजर्व हो रही है, बट क्या इसने डायरेक्शन बताया कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। इन जनरल क्या होता है, इन जनरल तो होता है कि हीट कहाँ जाती है, फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, ठीक है, हीट ट्रांसफर कहाँ होता है, हॉट टू कोल्ड, बट यहाँ तो हमने देखा कि ये कोल्ड है, ये थोड़ा हॉट है, इधर से इधर अगर हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो भी एनर्जी कंजर्व है, यहाँ से कर रहे हैं तो भी एनर्जी कंजर्व, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसके लिमिटेशन है कि ये हमें प्रोसेस नहीं बताता कि ये प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं है। तो
क्या होगा, इसके लिए हम सीधा सा लिख देंगे कि द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द फर्स्ट लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics does not tell about, किसके बारे में नहीं बताता, डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता, ठीक है। does not tell about process is possible or not, process is possible or not, पहली बात ये। दूसरी डायरेक्शन के लिख देते हैं कि द फर्स्ट लॉ ऑफ thermody does not tell about which direction is heat is transferred in which direction heat is transferred, ठीक, किस डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर हो रही है। इन रियल मतलब रियलिटी में हम देखते हैं कि हमारे आसपास या कोई भी फिनोमिना होगा तो वहाँ पे हीट क्या होगी, हॉट टू कोल्ड जाएगी, ठीक है, फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन हैं दोनों पॉसिबल दिखा रहा है, जबकि पॉसिबल नहीं होना चाहिए, हीट कहाँ जाएगी, हॉट टू कोल्ड ही जाएगी, यही रियल फिनोमिना है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट। हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम फर्स्ट लॉ की हेल्प से डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो रिलेशन जो आपने पहले भी पढ़े होंगे, एक तो मेयर फॉर्मूला और दूसरा है आपका एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए या फिर आइडियल गैस के लिए जो एडियाबेटिक प्रोसेस है उसकी इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियाबेटिक प्रोसेस। सो पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दो चीज़ें हम डिराइव करने वाले हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट, ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आते हैं आपके, प्रूव दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू कांस्टेंट। एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज प्रूव दैट फॉर एन आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, दो इक्वेशन हैं जो फेमस भी हैं और इनके पीछे काफ़ी सारे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, ठीक है। 2-2 मिनट का काम है, 1-1 मिनट में समझ जाओगे। 2-2 मिनट का काम है, 1-1 मिनट में समझ जाओगे। समझ गए? नहीं समझे तो अभी बता देता हूँ। देखो, आपको क्या करना है, आपको एक सिस्टम लेना है, ठीक है। हम मेयर रिलेशन को प्रूव कर रहे हैं कि मेयर ने ये जो रिलेशन दिया है कैसे दिया है, ठीक है। ये और ये Cp और Cv अगर आपको पता है तो आप इस पर कोई टाइम नहीं लगाओगे, 2 मिनट का काम हो जाएगा, ठीक है। देखो, इसके सॉल्यूशन में आप लिखोगे लेट वी हैव ए सिस्टम containing 1 mole of, कितना ले रहे हो, 1 mole of ideal gas, 1 mole of ideal gas, ठीक है। एक सिस्टम है जो 1 mole of ideal gas कंटेन कर रहा है, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ है। तो मैं एक छोटा सा सिस्टम बना देता हूँ जहाँ पे ये आपने डाल दिया पिस्टन, मान लो ये क्या है, पिस्टन है, ये इसमें हमने 1 मोल ऑफ गैस फिल कर दी, ठीक है। कितना है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। अब आइडियल गैस की जब बात हो रही है तो आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए इस रिलेशन के लिए। इसको मैंने बोल दिया पिस्टन और पिस्टन को कर दिया फिक्स, ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो क्वांटिटी है Cp और Cv। Cv क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और Cp क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, दो चीज़ें हैं। अब आपको
एक चीज़ का आइडिया होना चाहिए, और वो ये है कि अगर मान लो पिस्टन को हम फिक्स कर रहे हैं तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम कर देते हैं, ठीक है, इस सिस्टम का जो वॉल्यूम है कांस्टेंट कर देते हैं तो क्या होगा, देखो, इफ़ वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर हमने इसको कुछ हीट प्रोवाइड कर दी, ठीक है, हीट प्रोवाइड कर दी हमने इसको, कुछ हीट हमने इसको सिस्टम को दी, लेकिन हमने पिस्टन को फिक्स कर दिया, पिस्टन ऊपर नहीं जा सकता। अब ये हीट दे रहे हैं, वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो चेंज होगा। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। वर्क डन क्या है, पी डेल्टा वी। तो W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, सिंस डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, चेंज ही नहीं हो रहा वॉल्यूम में, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए एक बात होगी कि वर्क डन कितना है, 0 है। अगर वर्क डन 0 है तो आपका हीट क्या होगा, हीट होगा आपका Q, या डी क्यू बोल देते हूँ, डी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, एन सी वी डी टी, या ऐसे कह दें कि पहले जो होगा वो इंटरनल एनर्जी एंड प्लस पी डी वी, विच इज योर वर्क डन बाय द सिस्टम। बट सिस्टम का वर्क डन तो 0 है, तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू, सो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू। ठीक है, यहाँ पे जो Q है, अगर आप Q को देखते हो या इंटरनल एनर्जी के बारे में देखते हो, तो इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होता है फॉर आइडियल गैस। ठीक है, आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होता है, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है। सो डी क्यू इज इक्वल टू, या फिर ऐसे बोलते कि हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, एन सी वी डी टी। ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो, इस डेरिवेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। Q इज इक्वल टू एन सी वी डी टी, ये क्या है, ये है आपकी हीट कैपेसिटी या हीट गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, हीट गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जब आप हीट दे रहे हो तो ये क्या करेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो क्या कर सकता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो क्यू वी एंड एक होगा आपका क्यू पी क्या होगा, एन सी पी डी टी, और यहाँ पे सी पी क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और क्यू पी क्या है आपका, हीट गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्यू वी इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं, एन सी वी डी टी, तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू है, विच इम्प्लाइज डी क्यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी। क्या मिला हमको, डी क्यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी। ओके, अब एन सी वी का क्या मतलब है, एन तो हमारे पास एक मोल था ना, तो एन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम नंबर ऑफ जो मोल्स हैं वो कितने हैं, 1 मोल है, तो इसको क्या कर देंगे, एन इज इक्वल टू 1 कर देंगे। ठीक है, दूसरा देखो, डी क्यू इज इक्वल टू सी वी डी टी, ये आपका हो गया हीट गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू सी वी डी टी, चेंज इन टेम्परेचर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, दूसरी कंडीशन, यहाँ पे आपको दूसरी कंडीशन देखनी है। दूसरी कंडीशन के लिए हम फिर से सिस्टम ले लेते हैं ऐसा ही। अब हमारे पास कंडीशन है कि हमें उतना ही टेम्परेचर जो वहाँ पे dt इंक्रीज किया है, उतना ही टेम्परेचर हमें क्या करना है, यहाँ भी सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना है। कंडीशन क्या है कि ये जो पिस्टन होगा, इस पिस्टन को हम बोल देंगे ये कैसा है, मूवेबल है, पिस्टन मूवेबल है। अगर पिस्टन मूव कर रहा है तो क्या होगा, देखो, वर्क डन भी होगा और हीट का ट्रांसफर भी होगा। तो यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा, और मूवेबल है बट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, एंड P इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो W इज इक्वल टू P डेल्टा V। और प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है, क्योंकि हमने बोला कि पिस्टन क्या है, मूवेबल है। तो जितना भी आप हीट दोगे, यहाँ से जितना भी हीट दे रहे हो सिस्टम को, जितना हीट दिया उससे सिस्टम ने क्या किया, वर्क डन भी किया और वॉल्यूम में चेंज किया, बट कांस्टेंट प्रेशर। सो
W इज इक्वल टू पी डी वी, ये अपने पास होगा, ठीक है। इस चेंज को इन्फिनिटेशनल चेंज ले लेते हैं, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज है, तो वर्क डन इज इक्वल टू पी डी वी। अब यहाँ पे हीट क्या होगा, देखो हीट को भी देखना पड़ेगा, हीट क्या होगा। अच्छा एक चीज़ और, इंटरनल एनर्जी ऑलवेज डिपेंड ऑन टेम्परेचर फॉर आइडियल गैस, ठीक है। अभी हमने इसी का डिस्कशन किया था, तो यहाँ पे देखो Q इज इक्वल टू या डी क्यू इज इक्वल टू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी पता है आपको क्या है, डी यू इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा सी वी डी टी, ठीक है। U या डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे जो टेम्परेचर हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, क्या होगा ये आपकी इंटरनल एनर्जी होगी। सॉरी यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं है, प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो ये देखो क्यू पी इज इक्वल टू एन सी पी डी टी, ओके। तो एन सी पी डी टी हम जब लेंगे डी क्यू को, एन सी पी डी टी इज इक्वल टू डी यू इज इक्वल टू, डी यू क्या होगा एन सी वी डी टी प्लस पी डी वी, ओके। यहाँ तक का रिलेशन माइंड में रखना, क्या आया था क्या नहीं आया था, ये वाला हमने काम में ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है वो है एन सी वी डी टी, सिंस एन इज इक्वल टू 1 मोल, हमने 1 मोल गैस ली थी, तो डी यू तो आ गया आपका कितना सी वी डी टी, बट ये जो रिलेशन है, लास्ट जो इक्वेशन है इसको मैं लिख रहा हूँ सी पी डी टी इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस पी डी वी। एन दोनों तरफ से मैंने रिमूव कर दिया क्योंकि एन इज इक्वल टू 1 है, एन की वैल्यू पुट कर दी, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, ठीक है। देखो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन वी नो दैट पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, हमारे पास 1 मोल गैस है तो पी वी इज इक्वल टू आर टी, ठीक है। पी वी इज इक्वल टू आर टी, यहाँ पे अगर इन्फिनिटेसिमल चेंज ले लेते हैं अपन, ठीक है, लाइक डी पी वी डी पी प्लस पी डी वी इज इक्वल टू क्या होगा आर डी टी, ओके। अपना जो प्रेशर है वो क्या है कांस्टेंट है, सिंस प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट है तो डीपी क्या होगा, डीपी क्या होगा चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू 0, सो विच इम्प्लाइज जो पी डी वी है पी डी वी इज इक्वल टू आर डी टी, पी डी वी इज इक्वल टू आर डी टी, ये इक्वेशन 2, इसको हमें इस इक्वेशन में पुट करना है, पी डी वी की जगह क्या करना है आर डी टी करना है, ठीक है। तो देखिए 2 मिनट का काम है इस डेरिवेशन को करने का, बट ठीक है स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो कुछ लगता है। तो यहाँ पे देखो डी यू सॉरी पी वी इज इक्वल टू सी पी डी टी फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 पी डी वी प्लस सी वी डी टी इज इक्वल टू सी पी डी टी, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, इसको बस इंटरचेंज कर दिया। अब मैं ऐसे पी डी वी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 पी डी वी की वैल्यू कितनी है आर डी टी, सो आर डी टी प्लस सी वी डी टी इज इक्वल टू सी पी डी टी, ओके। अब यहाँ पे देखो आप, अगर मैं डी टी को रिमूव कर दूँ दोनों साइड से तो क्या होगा, देखो आर प्लस सी वी और ये डी टी इज इक्वल टू सी पी डी टी मर गया, बचा क्या सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, एंड विच इम्प्लाइज सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, ठीक है। ये हो गया आपका मेयर्स रिलेशन फॉर थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, इसको नोट कर सकते हो, वैसे साथ साथ किया होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका, दूसरा क्वेश्चन था एडियाबेटिक इक्वेशन स्टेट ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। तो देखो दूसरे क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं और इस क्वेश्चन के लिए हमें करना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें जो ज़रूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ।
देखो क्वेश्चन क्या था, हमें करना है पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही था इक्वेशन, पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब पहली बात कि ये आपको पता होना चाहिए, वी नो दैट अबव इक्वेशन इज किसके लिए है, अबव इक्वेशन इज किसके लिए है, आइडियल गैस के लिए। एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ अबव इक्वेशन इज एडियाबैटिक इक्वेशन फॉर आइडियल गैस। अब अगर एडियाबैटिक इक्वेशन है एडियाबैटिक के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब है एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में होता है नो हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, कोई हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा, यही आपका एडियाबैटिक सिचुएशन है ऐसे। ठीक है, ऐसी प्रोसेस क्या होगी, हीट जिसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, विच मीन्स डी क्यू इज इक्वल टू 0। सिस्टम को जब हीट दे रहे हो या हीट ले रहे हो, तो वहाँ पे अगर हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, ठीक है, इसको ऐसे समझो कि जब टायर बर्स्ट करता है तो उसमें एक रैपिडली वो प्रोसेस होती है जिससे टाइम ही नहीं मिलता कि हीट का ट्रांसफ़र हो सके। ठीक है, तो ये एक रैपिड फंक्शन है। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, रैपिड प्रोसेस है। यहाँ पे जो dt है टाइम dt टेंड्स टू 0। आपको मतलब प्रोसेस, जब वो प्रोसेस हो रही है तो कोई भी टाइम का डिफरेंस नहीं आएगा, वो एकदम स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम होगा, इनफिनिटेसिमल टाइम होगा। तो टाइम अगर नहीं मिलेगा तो हीट कैसे ट्रांसफ़र होगी, यही आपका एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। ठीक है, हम चलते हैं अपनी डेरिवेशन पे, पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसके लिए आपको पता है कि पी वी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, पी वी इज इक्वल टू आर टी। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ डिफ्रेंशिएटिंग, या पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर लेता हूँ, या इनफिनिटेसिमल चेंज ले लेता हूँ, कोई भी नाम ले सकते हो आप, इनफिनिटेसिमल चेंज इन अबाव इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन के लिए मैं इनफिनिटेसिमल चेंज ले लेता हूँ, पी डी वी प्लस, जब p कांस्टेंट रहेगा तो v चेंज करेगा। ठीक है, पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू आर डी टी। ठीक है, इक्वेशन 1, इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया। अभी हमने देखा कि डी क्यू इज इक्वल टू 0 फ्रॉम, अब मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो डी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी क्यू क्या है, अपने देखा कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या होगा, डी क्यू 0। सो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डी क्यू इज इक्वल टू 0 एंड फॉर गैसियस सिस्टम, हम गैसियस सिस्टम ही ले रहे हैं यहाँ पे, फॉर गैसियस सिस्टम के लिए डी डब्ल्यू क्या होगा, पी डी वी। ठीक है, इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया है। ठीक है, पी डी वी और वी डी पी के बारे में। ओके, तो ये अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं कि हमें देखना पड़ेगा आगे क्या चाहिए। देखो हमें चाहिए पी वी गामा वाला डेरिवेशन। तो अगर ऐसा है तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं डी क्यू और डी डब्ल्यू की, डी क्यू और डी डब्ल्यू की वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। ठीक है, सो विच इम्प्लाइज डी क्यू तो कितना है 0 और इज इक्वल टू डी यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस पी डी वी। सो विच इम्प्लाइज पी डी वी इज इक्वल टू माइनस डी यू। और अभी मैंने बताया था डी यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी। ठीक है, एन सी वी डी टी, और 1 मोल के लिए लेंगे तो क्या होगा, सी वी डी टी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, विच इम्प्लाइज
पी डी वी इज इक्वल टू माइनस सी वी डी टी। तो इक्वेशन में दोनों साइड में हम आर डी टी एड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आर डी टी एड कर देते हैं। एडिंग इन अबाउ इक्वेशन, एडिंग आर डी टी इन इक्वेशन टू बोथ साइड। दोनों साइड आर डी टी एड करेंगे तो सी वी डी टी प्लस आर डी टी इज इक्वल टू माइनस पी डी वी एंड प्लस आर डी टी। माइनस पी डी वी प्लस आर डी टी को यहाँ से देखो, अगर पी डी वी को इधर भेज देता हूँ तो वी डी पी इज इक्वल टू आर डी टी माइनस पी डी वी। ठीक है, सो विच इम्प्लाइज सी वी प्लस आर ले लेता हूँ अंदर और डी टी बाहर इज इक्वल टू पी डी वी माइनस पी डी वी प्लस आर डी टी माइनस पी डी वी प्लस आर डी टी, तो वी डी पी बनेगा। ठीक है, मतलब वी डी पी इज इक्वल टू माइनस पी डी टी प्लस आर डी टी। तो ये बना आपका वी डी पी फ्रॉम इक्वेशन वन। ओके, सो फ्रॉम मेयर्स रिलेशन सबको याद होगा, ये रहा, अभी इसको भी डिस्कस किया था। सो विच इम्प्लाइज सी वी प्लस आर, सी वी प्लस आर क्या होगा? सी पी हो जाएगा। सो सी पी डी टी इज इक्वल टू वी एंड डी पी। इक्वेशन दे दिया इसको 3, इक्वेशन 2 और 3। ठीक है, इक्वेशन 2 और 3 से देखो, अगर दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो हमें रिलेशन मिल जाएगा जो हमें डिजायरेबल है। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 और 3 को 3 डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ। ऑपरेशन 3 डिवाइड बाई 2 क्या होगा? सी पी डी टी डिवाइड बाई सी वी डी टी इज इक्वल टू क्या होगा? वी डी पी अपॉन माइनस पी डी वी। ठीक है, सो यहाँ पे डी टी कैंसिल, सी पी बाई सी वी इज इक्वल टू वी बाई पी एंड डी पी बाई डी वी। आई होप आपको ये भी पता होगा कि सी पी बाई सी वी इज इक्वल टू गामा। ठीक है, सो विच इम्प्लाइज गामा इज इक्वल टू माइनस वी बाई पी डी पी बाई डी वी। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, डी पी बाई पी को इधर रख लेते हैं और डी वी बाई वी इधर आ जाएगा। सो गामा डी वी बाई वी इज इक्वल टू माइनस डी पी बाई पी प्लस कोई कांस्टेंट होगा अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो। ठीक है, प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो सी पी बाई सी वी विच इज़ नॉन एज गामा, गामा भी एक थर्मोडाइनमिकल पैरामीटर ही है। ठीक है, सो इंटीग्रेशन गामा एल एन वी इज इक्वल टू माइनस, ये नेचुरल लॉग है, एल एन पी एंड प्लस कांस्टेंट। ओके, ए एल एन बी इज इक्वल टू क्या होगा? एल एन ए पावर बी। ठीक है, सो विच इम्प्लाइज एल एन वी पावर गामा इज इक्वल टू एल एन पी प्लस कांस्टेंट। ठीक है, विच इम्प्लाइज एल एन वी गामा एंड इधर एक्स को लेके आएंगे तो प्लस एल एन पी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता होगी, लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग एन टू बी। सो विच इम्प्लाइज एल एन वी पावर गामा पी वी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब अगर लॉग को मैं इस साइड में भेजूँगा तो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट भी कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, सो पी वी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्या होगा? ये भी कांस्टेंट ही होगा। अगर दोनों तरफ मैं एक्सपोनेंशियल ले लेता हूँ तो आपको इस साइड क्या मिलने वाला है? कांस्टेंट ही होगा। तो पी वी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपका डेरिवेशन था और ये एग्ज़ाम में एज इट इज़ आता है। ठीक है, तो हमने इसमें एडियाबेटिक प्रोसेस देखा, एडियाबेटिक प्रोसेस के साथ में हमने सी पी माइनस सी वी मेयर रिलेशन देखा और मेयर रिलेशन के बाद में हमने पी वी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट एडियाबेटिक इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।